हिमाचल में भी बहुत अच्छे लैंड फॉर्म वाला जो 100 साल से भी रह रहा है वो ज़मीन नहीं खरीद सकेगा एग्रीकल्चर लैंड अगर वो अच्छा। कृषक नहीं है। लेकिन परमार ने क्या किया कि पूरा लेफ्ट का एजेंडा हाईजैक करके नहीं तो लोग तो माइग्रेट हो जाए। जैसे आप हाँ, हाँ, उत्तराखंड देखते हैं सब लोग बाहर चले गए 50%। उन्होंने बाहर माइग्रेट नहीं होने तो दिया। मतलब भूमिहीन जो थे, जो खासकर सबको दलित ज़मीन सबको मिली। सबको ज़मीन तो मिली। भूमि और सुधार पहले किया गया। वो जो जॉब सीकर था आपको वहीं पर ही जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें उसमें नौकरी मिल गई। हमारे क्या है, हमारा ग्रोथ ड्राइवर इतना बड़ा नहीं, हमारी ग्रोथ इतनी बड़ी नहीं होगी लेकिन हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गुजरात से कहीं ऊपर है। मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता ना यार कि आप दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए मेरे पूरे नाले खत्म कर दो और आप देखो तबाही क्या हो रही है। हर साल हमारी तबाही होती है पहाड़ में। जब आपका वो धसरा था जोशीमठ, एक ने नहीं बोला यार कि ये नीचे जो टनल बन रही है उस वजह से हो रहा है। क्यों? तो आज भी सबसे बड़ा एसेट है, वो प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। उसको घर बनाने के लिए जगह मिलनी ही चाहिए। हाँ, घर बनाने के लिए मिलनी चाहिए, मतलब वो गांव खरीदने के लिए नहीं मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं मनु पवार। देश के हिमालयी राज्यों में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसे कि अक्सर जो है मॉडल स्टेट के रूप में देखा जाता रहा है और ये आज की बात नहीं है, दशकों से ऐसा हो रहा है। तो इस जिसको मॉडल स्टेट कहा जाता है, हमारे यहाँ जो हमारे गृह राज्य है उत्तराखंड, वहाँ भी गाहे बगाहे, चाहे वो भूमि कानून का मामला हो, चाहे बागवानी का मामला हो, चाहे पर्यटन का मामला हो, लोग हिमाचल की तरफ देखते हैं, उसकी बात करते हैं। तो इस मॉडल स्टेट ने हिमाचल जिसे कहा जा रहा है, उसने यहाँ के लोगों के जीवन कितना बदला, यहाँ इस हिमाचल को कितना बचाया और हिमाचल की तरक्की की राह कितनी खोली, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं। मैं इस समय शिमला में हूँ और मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं टिकेन सिंह पंवर। टिकेन भाई जो हैं शिमला के डिप्टी मेयर रह चुके हैं, वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से। तो टिकेन भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। मैं एक बात और बता दूं कि टिकेन भाई सीपीएम से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें इससे इतर जानना, समझना, सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो कि पढ़ाकू हैं और जो पढ़ते लिखते हैं, लगातार उनको बोलते रहते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बोलते हैं, लिखते हैं। तो हर मुद्दों पे, चाहे वो सोशियो पॉलिटिकल इशू हों या दूसरे मसले हों, वो लगातार मुखर हैं। तो टिकेन भाई, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो हम जिस स्टेट को, जिस हिमाचल प्रदेश को मॉडल स्टेट के रूप में देखते हैं, उसने ये सब कैसे किया, ये मतलब कैसे बना, क्या हुआ कि हम जो है खासकर हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश की तरफ, इस तरफ देखते हैं। देखिए मनोज, इसमें 3-4 पहलू हैं। एक तो ये है कि हालांकि हिमाचल को स्टेटहुड जो फुल मिला वो 71 में मिला, लेकिन 48 में हिमाचल डिक्लेयर हो गया। और उसके पीछे जो आज़ादी का जब आंदोलन था, उस आज़ादी के आंदोलन में यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट लीड किया जा रहा था और वो जो हमारे फाउंडर चीफ मिनिस्टर बने डॉक्टर वाई.एस. परमार, उन्हीं के द्वारा उसको लीड किया गया था, जिसको हम बोलते हैं प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन दरअसल ये था कि मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। आपको याद है आज़ादी के दौरान ये था कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स मर्ज नहीं होना चाहते थे, कुछ लोगों में अलग अलग उस बात पे मतभेद भी थे, और फाइनली जो लास्ट प्रिंसली स्टेट मर्ज हुए वो तो हम 60s में, मिड 60s में मर्ज हुए। तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था जिसमें वो सिर्फ नेताओं का आंदोलन नहीं था, लेकिन वो आंदोलन था लोगों का, और जिसमें उसी समय से ये डिस्कशन शुरू थी कि हम अगर हिमाचल बना रहे हैं, और इनफैक्ट हिमाचल का जो नारा आया, नाम, वो सोलन से आया। 48 में वो नारा दिया गया, जो स्लोगन दिया गया। और पैरेलल मूवमेंट थे, एक था प्रिंसली स्टेट्स का अपना, जिसमें जो ये प्रिंसली स्टेट्स खुद मिलकर आए, और दूसरा था डॉक्टर परमार जो प्रजामंडल मूवमेंट लीडर। बस दोनों ही हिमाचल के बारे में बात कर रहे थे। और ऑफ कोर्स एक तो सामंती व्यवस्था को और थोड़ा सा डेमोक्रेटिक का तालमेल रखना चाह रहे थे, लेकिन दूसरा कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक वे में। तो इसलिए अगर मैं कहूँगा तो उसकी जो स्पिरिट है ना, उसकी जो आत्मा है वहीं से शुरू हो जाती है कि वो जो सोचना है, वो जो अलग से अपने राज्य के प्रति कैसा राज्य बिल्ड होना चाहिए, वो उस समय से ही वो शुरू है। लेकिन 48 के बाद आप जानते हैं कि बहुत उतार चढ़ाव रहा। हम यूनियन टेरिटरी बने और फिर हम कमिश्नर के अंदर रहे, पंजाब का हिस्सा रहे, और फाइनली हम 71 में हमें फुल स्टेटहुड मिला। अगर आप, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उस समय की डॉक्टर परमार की डिबेट आप देखेंगे या उनकी जो
लिखने का काम आप देखेंगे तो वो बड़े क्लियर हैं कि कैसे होना चाहिए स्टेट। क्योंकि देखिए वो उस ज़माने में दुनिया में दो रास्ते बहुत ही मुख्य थे। एक था कि आप अपने ऑफ कोर्स नेशन स्टेट को या तो आप सोशलिज्म की तरफ से बिल्ड करोगे या आप पूंजीवाद की तरफ बिल्ड करोगे कि आप बिग कैपिटल अट्रैक्ट करोगे और उससे आप डेवलप करोगे। दूसरा ये था कि आप नीचे से बिल्ड करते हुए और उसकी रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिटिक्स बहुत अच्छी रखोगे। मैं कहूँगा हिमाचल जो है वो एक अनोखा फॉर्मूला लगाया गया जिसमें बहुत सारे सोशलिस्ट एलिमेंट्स थे, क्योंकि उसमें 2-3 काम किए गए। एक बात तो ये हुई कि बड़ा तो कैपिटल कोई था ही नहीं, तो बड़ी पूंजी कौन आती है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा एसेट है जो लोगों के पास होना चाहिए जिससे फिर वो आगे बढ़ सकते हैं, वो डॉक्टर परमार और ऑफ कोर्स उस समय और ये सारे जो दो थे, मतलब डॉक्टर परमार का मूवमेंट प्रजामंडल जो सारा का सारा फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया, और ऑफ कोर्स लेफ्ट का भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था जो कि भूमि सुधार की बात कर रहे थे कि लैंड रिफॉर्म होनी चाहिए। लेकिन स्टेट का ऐसा सच विजन की कोई बात नहीं, क्योंकि वो नेशन स्टेट की थी, कैप्चर करना और नेशन स्टेट में पूरा क्रांति लाना, वो लेफ्ट उस तरह से बायलाज देखता था। लेकिन परमार ने क्या किया कि पूरा लेफ्ट का एजेंडा हाईजैक करके और सबसे पहला जो काम किया वो भूमि सुधार किए, जो कमाल के थे। अच्छा। नॉर्मली ये नहीं पढ़ाया जाता ना, लोगों को ज़्यादा ज्ञात है कि केरल जो हम कहते हैं ये समुद्री पास की सरकार लेफ्ट की, ऑफ कोर्स पहला जो लैंड रिफॉर्म था, उसके बाद फिर बंगाल में ऑफ कोर्स जम्मू कश्मीर अलग से है, लेकिन हिमाचल में भी बहुत अच्छे लैंड रिफॉर्म हुए। अच्छा। कैसे लैंड रिफॉर्म हुए? एक तो बिग लैंडेड स्टेट खत्म किए गए, किसी के पास भी जो लिमिट थी उससे ज़्यादा रखने ही नहीं दी गई। दूसरा ये किया गया कि जो भी सरकारी ज़मीन है उस पर कॉन्शियसनेस बिल्ड कर दी, नहीं तो लोग तो माइग्रेट हो जाए। जैसे आप उत्तराखंड देखते हैं, सब लोग बाहर चले गए 50%, उन्होंने बाहर माइग्रेट नहीं होने दिया। कैसे आप सस्टेन करेंगे? जब आप बेसिक एसेट उनको देंगे, तो वो जो चेतना है लोगों में वो डाली गई कि जो भी जमीन पे आप काम करेंगे हम 5 साल बाद सेटलमेंट लाएंगे तुम्हारे नाम पे कर देंगे। अच्छा। तो ये जो जमीन के प्रति लगाव है वो और फिर ये सिर्फ जमीन के प्रति लगाव नहीं, उसके साथ ये था कि आप जमीन दे रहे हो लेकिन साथ में आपको सिस्टमिक सपोर्ट चाहिए थी, जिसमें अभी दूसरे उसमें आता हूँ। तो लैंड रिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसमें आपने पहले बिग लैंडेड खत्म किया, नौ तोड़ दिया। नौ तोड़ का मतलब ये था कि जो भी जमीन उसको नया तोड़ना। अच्छा। तो नया तोड़ के आपने जमीन को बांटा, सबको जमीन दी तो गई। मतलब भूमिहीन जो थे, जो खासकर दलित, सबको जमीन मिली। तो भूमि सुधार पहले किया गया पूरा। हाँ, मतलब मैं आपको बताऊं कि वो बड़े किस्से हैं कि एक ने बोला यार मेरे पास कोई कागज नहीं है, वो कभी किसी जमाने में किसान सभा का मेंबर था कांगड़ा में। अच्छा। तो वो भी उसका राइट रहा जिसकी वजह से उसको जमीन मिली कि मैं किसान सभा का मेंबर था, मेरी जमीन चले गई, तो उसको वो भी जमीन मिली। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वाइड स्प्रेड लैंड रिफॉर्म्स किया गया है। परमार ने मतलब ये कमाल का काम करके दिया। तो मतलब लेकिन ये एक बात थी मनु भाई, अब आप लैंड रिफॉर्म से कैसे करोगे अगर उपजाऊ नहीं है जमीन? तो फिर ऑफ कोर्स इरिगेशन में। दूसरा था जो सिस्टम था, स्टेट का सिस्टम था, वो इतना बड़ा खड़ा किया गया। आप लगाएं कि हम 70 में मतलब 71 में स्टेटहुड मिला, 80 में हमने हर गांव में बिजली पहुंचा दी। कैसे हुआ ये ट्रिक? तो वो जो पूरा डेवलपमेंट का मॉडल था, जो मैं कहता हूँ कि वो पूंजीवाद या सोशलिज्म के बीच का रास्ता कि स्टेट ने इंटरवीन करके और हर गांव में मतलब लोगों ने, पुरानी कहानियां थी कि कैसे लोग मिलकर पोल उठा रहे हैं। अब आप खुद ही देख सकते हैं पीछे कितना दूर दूर गांव है, अभी तो फिर भी डेंसिटी होगी। अब लगाएं 70s 80s में कैसे रहे होंगे। तो हर गांव जो पहाड़ी के टॉप पर है और नाले की खड में है, वहां तक बिजली पहुंची। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, हेल्थ सेंटर्स, आपके एजुकेशन, शिक्षा। दूसरा जो सबसे बड़ा काम किया गया, जगह जगह पे स्कूल खोले गए। तो उसमें क्या हुआ, एक नई मिडिल क्लास इमर्ज हुई। एक तरफ आपने पेजेंट्री को स्ट्रेंथन किया और साथ में जैसे मैंने कहा इरिगेशन को लेकर, फिर साथ में 2 बड़ी विश्वविद्यालय खड़े किए गए, एक नौनी का यूनिवर्सिटी और एक आपका जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ताकि आप मतलब सेल्फ सस्टेन एग्रीकल्चर की तरफ जा पाएँ। तो इसने एक नया ट्रिगर कर दिया। एक तो एसेट आपका बच गया, उसने आपको रिटेन कर दिया। शिक्षा आपको बहुत सस्ती शिक्षा घर पर मिल गई, और उसके ऊपर आपको जो जॉब सीकर था, आपको वहीं पर ही जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें मिल गई। या आप हेल्थ में हैं, आप डिस्पेंसरी में हैं, या आप शिक्षा में यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा शिक्षा का जो सिस्टम बिल्ड किया गया, उसने एक पूरा 2 तरह से ब्लेंड कर दिया। एक तरफ लैंड रिफॉर्म और दूसरी तरफ से आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से एक बड़ी मिडिल क्लास पूरे स्टेट में खड़ी कर दी, जिसने मतलब आप देख ही सकते हैं आज जो यहाँ पर जो जिसका एक
मतलब उदाहरण आपके सामने है। और लैंड इसमें साथ में सिर्फ लैंड बांटी नहीं, लेकिन एक कानून भी लाया गया जिसको हम लैंड रिफॉर्म टेनेंसी एक्ट बोलते हैं, सेक्शन 118 है, बहुत मशहूर है, कि कोई भी हिमाचल में रहने वाला जो 100 साल से भी रह रहा है वो ज़मीन नहीं खरीद सकेगा एग्रीकल्चर लैंड, अगर वो कृषक नहीं है। अच्छा, तो यहाँ बहुत सारे तो पहले में जमीन बांटी गई और उसके बाद ये कानून प्रोटेक्ट किया गया इस कानून के इस जरिए। कानून के तहत। हाँ, तो उसमें क्या उन्होंने कानून में ये कहा गया कि आप अगर कृषक नहीं है आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो आप चाहे 100 साल से भी रह रहे हैं यहाँ पर, आपका जो घर है, उसका रीज़न क्या था कि आपका लैंड यूज़ ना बदलाव हो जाए, क्योंकि ये इतनी आब हवा इतनी बढ़िया थी। और क्या है कि डिफरेंशियल डेवलपमेंट मॉडल थे ना, हिमाचल बहुत उस तरह से पिछड़ा था, जो आपके अग्रणी स्टेट थे। अब मैं सुन रहा हूँ अयोध्या में आज काम हो रहा है, तो अयोध्या तो पूरा गुजरात ने खरीदी है आज, जो बता रहे हैं लोग। तो आप समझ सकते हैं डिफरेंशियल क्या होता है। तो वैसे ही ये तो पूरा का पूरा खरीदा जा सकता था, मतलब क्योंकि आपको अगर डिस्ट्रेस सेल हो रही है आपकी ज़मीन न, तो वो आपने रोक दिया। तो क्या था, आपने मतलब थोड़ा फोर्स करके कि आपको ज़मीन पे काम करना है, मार्केट इंटरवेंशन लगाई गई, सरकार उसको खरीदेगी। तो ये सारा जो मॉडल था ये स्टेट लेड था, स्टेट की तरफ से। और ये इसके पीछे जो विजन थी वो डॉक्टर परमार की थी, लैंड प्रोटेक्ट करना, बेसिक एसेट, उसके ऊपर से जो बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो खड़ा करना, और उसका आप नतीजा देख सकते हैं कि आज कहाँ पहुँचे। तो मतलब आप ये मानते हैं कि डॉक्टर परमार ने जो है बचाया है, कि ज़मीन भी बचाई, यहाँ के लोगों को बचाया। ऑफ कोर्स आंदोलन भी था, लेफ्ट की बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी, और लेफ्ट के एक टाइम में 7 एमएलए थे। तो वो जो कॉन्शियसनेस थी ज़मीन की वो लेफ्ट से आती है। अच्छा। इस पूरे घटनाक्रम में तो लेकिन स्टेट की जो कॉन्शियस थी, कि अगर आप लेफ्ट का लिटरेचर देखेंगे, और मैं उसी धारा से हूँ, तो वो वहाँ स्टेट की कॉन्शियसनेस नहीं आती है। अच्छा। क्योंकि वो पैन इंडिया चेतना है हमेशा कि हम क्रांति लाएंगे, हम बदल देंगे देश को। लेकिन राज्य में कैसे आप पकड़ पाओगे, वो चेतना आप किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं देखते हो। तो वो परमार ने ऊपर से पकड़ के एक तरफ से लैंड रिफॉर्म बिल्ड किया, और ऊपर से मतलब पूरा स्टेट की जो अल्टरनेट विजन है। तो आप देखेंगे, इसलिए हमारे क्या है, हमारा ग्रोथ ड्राइवर इतना बड़ा नहीं, हमारी ग्रोथ इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गुजरात से कहीं ऊपर है। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ ग्रोथ के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं है। तो आप ग्रोथ की एक सेट पैटर्न्स के बावजूद भी आप अपने रहने का स्तर बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं हम केरला के बाद नंबर दूसरे। हाँ, तो आपने 118 का जिक्र किया, और हम लोग भी हमारे यहाँ भी जो है 118 को बड़ा वो एक होली वो इस तरह की तरह जैसे देखा जाता है। तो इस सेक्शन ने कितना बचाया हिमाचल? पूरा बचाया। लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, डाइल्यूशन आ रही है। क्यों? क्योंकि ये भी एक समझना ज़रूरी है कि ये तो एक गाथा लिखी गई, मतलब मैं समझता हूँ कि 3 स्टेजेस हिमाचल की डेवलपमेंट को देखी जानी चाहिए। दूसरी स्टेज शुरू होती है जब 90 के दौर से, जिसको हम बोलते हैं कि न्यू लिबरल कैपिटलिज्म जो शुरू होता है। और न्यू लिबरल कैपिटलिज्म में ऐसा होता है कि अच्छा, इसमें एक कहानी और रह गई पीछे, कि आप खर्चा तो कर रहे हो, पैसा तो आपको था नहीं, तो आप खर्चा कहाँ से कर रहे थे? तो परमार बहुत तेज थे उस मामले में, तो वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता था। लेकिन उनका जो रिलेशन था सेंटर के साथ, वो होते थे हम बॉर्डर स्टेट हैं, हमारे को डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो एलिनेशन हो सकती है, वगैरह वगैरह सारी बातें ना। ऑफ कोर्स मॉडल भी था, तो सेंटर पूरी मदद करता था। अच्छा। सेंटर ने बोला आप टेंशन मत लो, आप जितना आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करो। और बेईमान भी नहीं थे, मतलब आज की पॉलिटिक्स और उस समय की पॉलिटिक्स में सो कॉल्ड डबल इंजन था। मतलब डबल इंजन क्या साहब, आप ये लगाओ कि जब डॉक्टर परमार अपनी पद छोड़कर गए, मुझे आप बताएं हिंदुस्तान में कौन सा मुख्यमंत्री है जो बस में बैठकर अपने घर गया होगा? तो आप मतलब तो ऐसे अब बात तक भी रहे, जैसे गौर साहब थे, मैडम स्टोक्स वगैरह भी हैं। तो ऐसे मतलब, लेकिन उस वक्त ज़्यादा ये थे और कम अभी तो क्या है, ज़्यादा पैसे बनाने वाले हो गए, ज़मीन के धंधे वाले हो गए। तो अब तो मैं मुझे नहीं लगता कि आज का जो एमएलए है उसने बस में बैठा भी होगा। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, इतने साल सीएम रहे डॉक्टर परमार और बस में बैठ के गए, ये बहुत तो द पॉइंट इज के तो ये जो तो ये उसने सेंटर को विश्वास था कि ये ईमानदारी से काम हो रहा है, और किया भी। देखो आपको खुशहाली ये सब कुछ। तो वो ट्रिक जो था 90 से, जो दुनिया में 80 के बाद नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर इसको हम बोलते हैं आना शुरू हो गया, कि अब फिस्कल जो आईएमएफ के लोन से और ये कि भाई आप अपना वित्तीय घाटा, फिस्कल लेवल वित्तीय घाटा को घटाओ। और वित्तीय घाटा घटाने का मतलब ये है, 2 चीज़ों से आप घटा सकते हो। एक तो ये है कि आप अपना एक्सपेंडिचर कम करोगे, और दूसरा आप अपने रिसोर्स जनरेट करोगे। अब पहाड़ी राज्यों के लिए, और ये हम लोग अभी हमने एक हिमालय का कंसोर्शियम बनाया, पर्वत मंथन।
तो उसमें ये सब राज्यों के साथ तकरीबन हुआ है, हाँ, क्योंकि पहाड़ी राज्य की इकोनॉमिक जो कैपेसिटी है ना वो नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ आ नहीं सकती है। हाँ, हाँ, तो आपके पास रिसोर्स के लिए क्या बचा? तो जिसको आपने परमार के समय प्रोटेक्ट करके रखा था उसी को ही आपको लिबरलाइज करके अपने रिसोर्स बढ़ाने के लिए उसको खोलना पड़ा। जैसे ज़मीन चलिए अब 118 तो है, लेकिन बाईपास रास्ता क्या आ गया? हाइड्रो पावर है। अच्छा, अब हाइड्रो पावर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए कौन तय करता है? आपके हम बोलते हैं वैज्ञानिक, भूविज्ञानिक कहते हैं। 50% से ज़्यादा भूविज्ञानिक जो है पे रोल्स पर है बड़ी कंपनियों के। मतलब वो उत्तराखंड में हम देखते हैं, हाँ, हाँ, एक भूविज्ञानिक ने जब आपका वो धसरा था जोशीमठ, जोशीमठ, एक ने नहीं बोला यार कि ये नीचे जो टनल बन रही है उस वजह से हो रहा है, क्यों? तो अब समझ रहे हो ना, तो उसके लिए उसका जो डेमोक्रेटिक चेक था हिमाचल में वो ये था कि अगर पंचायत एनओसी नहीं देगी आप नहीं बना पाओगे। अच्छा, मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता ना यार कि आप दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए मेरे पूरे नाले खत्म कर दो और आप देखो तबाही क्या हो रही है। हर साल हमारी तबाही होती है पहाड़ में, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो। तो वो जो सेफगार्ड थे प्रकृति के साथ जुड़े हुए वो डाइल्यूट होने शुरू हो गए। उसमें लैंड फॉर्म में भी फर्क आया। तो जैसे कुछ नेशनल इंटरेस्ट बता दिया, हाइड्रो पावर है और रोड की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं। अच्छा, ये सब कुछ मतलब वो रास्ते निकाले के बीच रास्ते में, निकालेंगे। हाँ, और नाम ये किया गया कि हम अब आपको फिजिकली मदद नहीं करेंगे सेंटर से, क्योंकि और FRBM तो खैर 10 साल के बाद आया, उससे भी बाद, लेकिन उस समय एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया सेंटर और स्टेट में कि हम तुम्हें पैसा तब देंगे जब तुम, पैसा क्या, वो तो हमारा ही पैसा था जो टैक्स आता है, डिवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है, जब आप अपने रिसोर्स जनरेट करोगे। रिसोर्स जनरेट करने का भी तरीका हम देखते हैं कैसा था। और दूसरा अब खर्चा कम कर, अब खर्चा कहाँ कम करेंगे? तो जितना सोशल एक्सपेंडिचर था, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ 90 के बाद एक स्ट्रोक से करीब 35,000 हमारी नौकरियां खत्म की गई हिमाचल में जो हेल्थ में थी। अच्छा, उसको बताया गया कि डेड कार्डर है। अब जैसे उदाहरण अभी हमारे हाई कोर्ट में केस लगा है, मैं क्योंकि शहरों का काम देखता हूँ तो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की बात हुई। हाँ, तो आप मान सकते 25 आइडियली होता है कि हमारे गाँव में 25 वार्ड थे, भी शायद 30 या 32 वार्ड है शिमला में। तो 25 वार्ड, एक में एक सैनिटरी इंस्पेक्टर होना चाहिए। पूरे शिमला में 5 है, हिमाचल में पूरे में 50 है। नहीं 50 भी नहीं है, मेरे ख्याल 25 से 30 के बीच में है। अच्छा, तो वो क्यों? क्योंकि वो डेड कार्डर डिक्लेयर करते रहे हैं यहाँ। अच्छा, तो वो डेड कार्डर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो फंक्शनल पोस्ट नहीं है, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो फिजिकल रीजन है। तो वो आपने उस तरह शिक्षा में, उसी तरह से आपने जैसे बिजली बोर्ड में जो मैं बता रहा हूँ आपको 70s 80s का दौर था, करीब 45,000 कर्मचारी थे। अच्छा, आज 12,000 रह गए। उस समय 6 लाख सब्सक्राइबर थे, हाँ, आज जो है 23 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो कम कर। तो आप समझ रहे हैं, एक तरफ आपने खर्चा कम करवाया, जिससे एक नया जो स्पेस है वो ये स्पेस बनी कि आपने प्राइवेट को बड़ी एंट्री देनी शुरू कर दी। ना सिर्फ हाइड्रो प्रोडक्शन में, अभी डिस्ट्रीब्यूटर शिमला का पानी जो है वो स्यूज कंपनी के पास चले गया है। दूसरा एक तो हाँ, इसी तरह से रिसोर्स में तो आप जिसको मतलब पवित्र समझते थे कि हमारे नदी नाले ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हुआ, आपने हाइड्रो पावर आंखें बंद करके लगानी शुरू की। आपने टूरिज्म को उस लेवल पे ले गए कि आपकी कैरिंग कैपेसिटी भी क्या है कि नहीं है, आपको कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको पैसा आना चाहिए। और उसके बावजूद भी आज ये है, मुझे उत्तराखंड का पता नहीं, लेकिन हिमाचल में आज 1 लाख करोड़ फिस्कल डेफिसिट है। तो ये सब कुछ करने के बाद भी आप ट्रैप में हो। हाँ, तो अभी ये पूरा का पूरा एक ट्रैप फंस गया है पूरे मतलब आप ये लगाएं कि पूरे हिमालय, पूरे हिमालयन स्टेट, पूरे हिमालयन स्टेट्स को, ट्रैप, क्योंकि ये हिमालयन स्टेट्स को सिर्फ एक वस्तु के रूप में देखा जा रहा है, कमोडिटी। ये लगभग ऐसे ही है जैसे अंग्रेज देखते थे। मतलब हमारे सबसे बेहतरीन बांध के जो पेड़ काट काट के एक गोरे ले गए। आज फर्नीचर आप इंग्लैंड में देखेंगे तो वो यहीं से फर्नीचर से आया। पूरा रेलवे लाइन जो लगाई गई जोगिंदरनगर तक, वो जोगिंदरनगर तक कोई उसकी वैल्यू ये थी कि द बेस्ट ओक फॉरेस्ट जो था रीजन का वहाँ था, सारा ओक काट के उन्होंने वहाँ लगाया है अपने मतलब इंग्लैंड में ले गए। तो उसी का नया वर्जन आप देख रहे हैं। तो वो जो कॉलोनियल माइंडसेट था हिमालय के प्रति, आज ये नियो कॉलोनियल माइंडसेट है हिमालय के प्रति। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि नियो कॉलोनियल माइंडसेट में हमारी अपनी ही सरकारें हैं जो ये सब करती हैं। दूसरा मैं ये एक 2011 जो सेंसस, लास्ट सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, इसमें देख रहा था एक डेटा कि जो रूरल पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 90% जो है गाँव में रह रही है। यहाँ मतलब हिमाचल में जो आबादी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 90% लगभग गाँव में है और 10% शहरों में है। तो क्या जो भूमि सुधार हुए, क्या जो 118 हुआ, क्या ये उसको क्रेडिट जाता है? मतलब गाँव आबाद है, इसका मतलब ये हुआ गाँव आबाद है? वो एक पहलू है, लेकिन ये डेफिनेशन भी फॉल्टी है। अच्छा, ये फॉल्टी इसलिए है कि हमारे को हिमालय में अर्बन की अपनी डेफिनेशन देनी पड़ेगी।
जो देश में डेफिनेशंस हैं वो दो हैं। एक तो है स्टैट्यूटरी टाउन्स। स्टैट्यूटरी का मतलब ये सरकार ने बोला कि अब हम इसको नगर पंचायत बना रहे हैं, थोड़ा क्लस्टर हो गया, हम नगर पंचायत बना देंगे या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी। दूसरा हमारा सेंसस टाउन डिक्लेयर करते हैं, जैसे आप करें। सेंसस की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन अपने आप में ही बहुत फॉल्टी है। अच्छा, वो इस तरह से है कि आप ये देखें कि उसमें ये है कि 75% जो मेल वर्कफोर्स है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में होनी चाहिए, और या फिर 5,000 से ज़्यादा लोग एक जगह पे रह रहे हों, या जो डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर 400 के आसपास ये है। हिमालय में नहीं लग सकता। हिमालय में अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड होती है, मोमेंट आप रोड निकाल दिया आपने, वहाँ आपका शहरीकरण हो गया, वो चाहे आपका 50 घरों का ही हो, 100 घर का। तो यहाँ डेफिनेशन अलग होनी चाहिए। तो एक तो ये डेफिनेशन ही मैं समझता हूँ कि गलत है, लेकिन हाँ आज के समय में आप अगर ऐसा काम किया जाएगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हिमाचल में लगभग 30 से 35% लोग शहरों में, ज़्यादा भी उसके अच्छा, बिल्कुल रह रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम है। अच्छा, कॉन्टिन्यूम का मतलब कि वो आते हैं शहर में, बच्चों पढ़ाते हैं, फिर गांव में चले जाते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ ये कि निकल गए तो निकल गए, फिर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं, हमारे भी सस्टेनेंस है थोड़े ना, जैसे एप्पल से कुछ और से हॉर्टिकल्चर। हाँ, वही मैं कह रहा था, शिफ्ट भी हुआ। हाँ, वही मैं कह रहा था कि मतलब गांव आबाद होने की वजह ये भी तो है, मान नहीं, दूसरी वजह ये भी है, एसेट दिया, लेकिन फिर आपने शिफ्ट करवाया बहुत। अच्छा, जैसे आप सेब की, मैं जो दूसरी बात तो बताना आपको भूल गया कि वो एग्रीकल्चर कन्वेंशनल नहीं रखा। परमार ने मतलब एप्पल, वो कहानी बताते हैं कि वो खुद अपने पीठ पर सेब के बूटे उठा कर और साइंटिस्ट को साथ ले जाकर सेब लगवाते थे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की गई है वो सिर्फ ये नहीं कि एसेट प्रोटेक्ट किया गया, लेकिन सेब लगवाने में आज सेब की हमारी 5,000 करोड़ से ज़्यादा की इकोनॉमी में क्रेडिट वहीं से जाता है उनको। क्योंकि वो तो पहले तो सिर्फ कुछ ही लोग उस पर थे, अभी तो मैस लेवल पे प्रोडक्शन। तो ये जो पूरा पहलू है, ये दरअसल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बहुत ही अपना में फंडामेंटल जो चेंज उन्होंने करके लाया। लेकिन आज चैलेंज हो गया। आज चैलेंज ये हो गया कि जो नया तरह का चैलेंज है, तो आज एक नया परमार और उस तरह की पॉलिटिक्स चाहिए, और उस तरह की सोच चाहिए जो हिमालय को सस्टेन कर सके। मतलब उनकी लेगेसी नहीं रह पाई आगे, परमार की लेगेसी क्या? वो इसलिए भी नहीं रह पाई क्योंकि वो एक स्टेज तक काम किया, लेकिन उसके बाद जो दूसरी स्टेज आनी थी, अभी जैसे वो 90 के बाद की वो स्टेज भी डेड एंड पर है। क्योंकि आपने बोला फिस्कल डेफिसिट कम करो, 1 लाख करोड़ हो गया, आपने बोला ये करो, उसके बावजूद आप फंस गए, तो अभी आप मतलब डेड एंड पर हो। अगर इससे लीप लेनी है तो इससे आगे बढ़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई और तरीका है बिना आपको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को मजबूत करके, कि आपको कम्युनिटी लेवल पर, पहाड़ में खासकर, क्योंकि हमारी कम्युनिटी लेवल अभी भी स्ट्रांग है, उस लेवल पर आपको डेवलपमेंटल ब्लॉक्स बिल्ड करने पड़ेंगे। ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो डेवलपमेंट है कि आप नागपा झाकड़ी लगा दो, देश को बिजली ले जाओ, वो अब वो नहीं चलेगा। और हम देख रहे हैं उसके जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं, किन्नौर में हमारे नो मीन्स नो का आंदोलन हो रहा है, जहाँ वो 1 यूनिट नहीं नया लगाने वाले, क्योंकि तबाही हो रही है। हमने देखा वो सोनम वांगचुक हमारा दोस्त है लद्दाख में, वो मतलब क्योंकि वो मिनरल को लेकर, वहाँ मिनरल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, वो शेड्यूल 6 की डिमांड है। तो आज की उसमें मुझे लगता है कि परमार को रिविजिट करना जरूरी है। अच्छा, जहाँ पर जो लैंड की लेगेसी, लैंड तो आज भी सबसे बड़ा एसेट है, वो प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ये तो लैंड ऐसी तेजी से निकल रहा है हाथ से, क्योंकि दूसरा रास्ता क्या हो गया कि अब गाँव में ही कुछ एक सेक्शन बड़ा हो गया पैसे वाला। अच्छा, वो क्या कर रहा है, अपने आप खुद वहाँ पर दिखा नहीं रहा है, पैसा ले रहा है। अब जैसे महिंद्रा का शोरूम होगा, टाटा का शोरूम होगा, सारे शोरूम से बन रहे हैं ये पंचायतों में रोड के साथ। ये कोई शहर थोड़ा है। तो अगर ये बन सब रहे हैं, ये तो लैंड यूज चेंज हो रहा है, वायलेशन 118 है, क्योंकि पकड़ नहीं रहा है। तो ये डेवलपमेंट का जो मॉडल हम देख रहे हैं कि भाई ठीक है, ये आ गया, कारें दिख गई, बिक गई, ये तो मतलब 118 में चोर दरवाजे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। तो चलिए गवर्नमेंट है जिसमें सैंक्शन गवर्नमेंट मान सकते हैं आप, जैसे कुछ लोगों के लिए आपने दे दिया, कुछ हमारे ब्यूरोक्रेसी में लंबे समय तक काम कर रहे हैं, जेन्युइन बात है, ठीक है, उनको यहाँ ही रहना है घर में, तो मैं नहीं लगता कि देयर इज एनी हार्म। जिसने पूरी जिंदगी सर्व किया है स्टेट में, उसको घर बनाने के लिए जगह मिलनी ही चाहिए। हाँ, घर बनाने के लिए मिलनी चाहिए, मतलब वो गांव खरीदने के लिए नहीं मिलनी चाहिए। तो बात अलग है। तो लेकिन वो जेन्युइन, लेकिन बाकी तो आप लगाएं कि जो इससे कमोडिटाइजेशन करना चाह रहे हैं वो थोड़ा डेंजरस है, वो सस्टेन नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ तो इन्होंने कानून में संशोधन किया, तो उसमें लैंड यूज, मतलब जमीन खरीदते ही लैंड यूज बदलने का खेल वो हो गया, तो कोई चेक नहीं रखा। वो तो अलाउ बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। लैंड यूज चेंज, और लैंड यूज चेंज सिर्फ हिमाचल की प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। वो जो 3 सबसे बड़े प्लेनेटरी क्राइसिस उसमें से एक है, जिसमें कार्बन एमिशंस हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, और तीसरा लैंड यूज चेंज है, पोल्यूशन और लैंड यूज चेंज। चिकन भाई,
जैसे हम हमारे स्टेट में, मतलब मैं शुरू में भी कहा मैंने कि हिमाचल को एक मॉडल स्टेट के तौर पे देखते हैं, गाहे बगाहे लोग जिक्र करते रहते हैं जी। तमाम चीज़ों पे, तो अच्छी चीज़ें लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ऐसे क्या सबक है जो आप कहें कि यार ये मत करना भाई, है ना? देखिए, मैं एक तो कहता हूँ आंखें बंद करके हाइड्रो पावर मत लगाना। आंखें बंद करके रोड मत निकलने देना जहाँ भी निकल रहे हैं, बिल्कुल मत करना, ये तो है ना। और आंखें बंद करके आप कम से कम जो ये है कि कहीं पर भी आप नेशनल हाईवे ले रहे हो, कहीं भी 4 लेन कर रहे हो, वो नहीं करना। हमारे यहाँ तो और फोन, आंखें हाँ, बंद करके कम से कम आप जो वल्नरेबल जोन्स हैं उसमें घर मत बनाना। अच्छा। जैसे और यहाँ क्या है, यहाँ सबसे बड़ा वायलेटर लोग नहीं है, स्टेट के खुद इंस्टीट्यूशन।